देखिए बच्चों, अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। जैसे ये पहला एग्जांपल है, इसमें क्या है, इधर से इनफाइनाइट लेंथ का वायर, उसके बाद में ये सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं, 3/4 सर्कल, देन इनफाइनाइट लेंथ का वायर इधर। हमें इस 3/4 सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में बी नॉट इजकल टू क्वेश्चन, बी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये जो सेंटर है वो इस वायर, ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके सामने तो इस वायर पर जितने भी एलिमेंट होंगे डीएल लेंथ के, फिर उन डीएल लेंथ में जो करंट है वो आगे की तरफ है, और डीएल के सेंटर से हम ओ को जोड़ करने वाला पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल रहेगा ऑलवेज वो 0 डिग्री रहेगा। और वायर सावर्ट का जो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रहेगी ऑलवेज सभी एलिमेंट के लिए, अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन 0 की वजह से 0 हो जाएगा ये पूरा। तो सभी एलिमेंट्स का ऊपर 0 मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो सबका एडिशन भी 0 आएगा, 0 + 0 है ना। तो इस वायर से हमें सेंटर पे हमेशा 0 मिलेगा, वायर सावर्ट की थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए हमें इस वायर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस वायर के लिए थीटा 180 डिग्री रहेगा। इसमें करंट आगे तरफ तो डीएल की डायरेक्शन आगे, लेकिन डीएल के सेंटर को ओ से जोड़ करेंगे, तो वो पोजीशन वेक्टर पीछे और डीएल आगे, तो बीच का एंगल 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री होता है तो भी साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो वायर सावर्ट के अनुसार अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की वजह से हम सेंटर पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ईच एलिमेंट की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, तो सभी का समेशन भी 0 आएगा। तो इस वायर की वजह से भी 0। और रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग 3/4 ये सर्कल रहा। जब ये पूरा सर्कल होता तो पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, पूरे सर्कल की वजह से। लेकिन ये तो 3/4 है, 3/4 है तो 1 सर्कल की वजह से इतना, तो 3/4 की वजह से कितना, तो 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ना। तो 3/4 का मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट आई अपॉन 2r को 3/4 से मल्टीप्लाई करके 4 2 8 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना, सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायग्राम में। अब इस डायग्राम में देखेंगे स्क्वायर है, इस स्क्वायर में ईच साइड में करंट आई है, ईच साइड की लेंथ ए है, स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर की ईच साइड इक्वल होती है। तो सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो किसी एक साइड का निकाल लो, फिर चारों साइडों का लिखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों साइडों में करंट एक ही ऑर्डर में है। देखो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पे सभी की वजह से, चारों की वजह से क्रॉस डायरेक्शन होगी। क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलरली इनवर्ट। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये, और सेंटर पर अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है। ऐसे इस साइड में करंट ये, अंगूठा इनवर्ट जा रहा है, इस साइड में करंट ये, अंगूठा इनवर्ट जा रहा है ना। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर रख के अंगूठा को चेक करो, इनवर्ट जा रहा है, या करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख के फिंगर के चेक करो, अंगूठा अंदर, वो फिंगर से अंदर जा रही है। या तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर रख के अंगूठा को चेक कर लो, या करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख के फिंगर्स को चेक कर लो, तो वो इनवर्ट जाएंगे तो परपेंडिकुलरली इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी चारों साइडों की वजह से। तो किसी एक साइड का लेंथ b1 है, तो चारों साइडों का 4b1, तो सेंटर पे हो गया b नॉट की वैल्यू, b नॉट का मतलब सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। अब b1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 का फॉर्मूला आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं लिखा देता हूँ, उसको याद रखना है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये b1 की वैल्यू है ना। तो I तो इसमें करंट है किसी एक साइड की वजह से, ये तो
इस एक साइड से पॉइंट ओ की डिस्टेंस, जैसे इस साइड से लिखें तो पॉइंट ओ की डिस्टेंस कितनी डी, डी की वैल्यू कितनी होगी, ये ए है तो डी की वैल्यू होगी a/2, डी की वैल्यू a/2 पुट कर देते हैं इसमें। डी क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम पॉइंट ओ, तो ये डी की वैल्यू a/2 होगी, ए की हाफ। फिर साइन φ1, φ1 और φ2 क्या कौन से एंगल है, इस साइड के जो एंड्स है इन एंड्स को ओ से जॉइन करो, जॉइन करने पर एक एंगल ऊपर बनेगा, एक एंगल नीचे बनेगा, मतलब एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, दोनों इक्वल होंगे। देखो कैसे, स्क्वायर है तो ये टोटल 90 होता है, तो ये 45 होगा, ऐसे ये 45 होगा, तो ये 45, ये 45, तो ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का ये टोटल कितना होगा 90, तो हाफ हाफ हो गई 45 45। तो ये φ1 ऊपर वाला मान लेते हैं तो नीचे φ2, और नीचे वाला φ1 मानेंगे तो ऊपर वाला φ2। तो φ1 φ2 की यहाँ पर वैल्यू 45 45 दिख रही है, तो φ1 मैंने 45 पुट कर दिया, ऐसे ही φ2 भी 45 पुट कर दिया, तो फिर बी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई से तो ये 4 पाई का 2 ये ऊपर जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, और साइन 45 कितना 1/√2, ऐसे ये साइन 45 1/√2 है ना, तो √2 एलसीएम लेके हम कैलकुलेशन करके वही आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे थर्ड एग्जांपल देखो, ये 3 साइड है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो किसी एक साइड का निकाल लो, उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो टोटल ऊपर आ जाएगा। किसी एक साइड का सपोज करते हैं V1 है, तीनों साइड में करंट की ऑर्डर सेम है, तो तीनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऊपर सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन होगा तो तीनों का समेशन होके 3V1 हो जाएगा। एक का V1, दूसरे का V1, तीसरे का V1, तो तीनों का टोटल 3V1। तो किसी एक का निकाल लो बच्चों, तो एक साइड का निकालने के लिए इस साइड के एंड्स को हम सेंटर O से जॉइन करते हैं, सेंटर O से जॉइन करते हैं, सेंटर O से जॉइन कर दिया, ये सेंटर O है। अब सेंटर O से जॉइन करने पर हमें इस वो साइड का जो फॉर्मूला यहाँ लगाया ना स्क्वायर में, वही लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे साइड से डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे साइड से डिस्टेंस डी देखेंगे तो कहाँ पे है डी डिस्टेंस, ये रहे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में डी की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू आपको याद है, याद नहीं है तो याद रखना, डी की वैल्यू होती है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a/2√3, a/2√3। ये क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे B1 का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ये वाला B नॉट इक्वल टू 3, ये फॉर्मूला यूज कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई टी साइन, अच्छा φ1 φ2, देखो ये φ1 तो ये φ2, और ये नीचे का φ1 तो ऊपर का φ2, तो ये कितने कितने एंगल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये पूरा 60 होता है, तो ये हाफ 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 30 30 60 हो गई, तो ये टोटल 120 बचा, 120 का हाफ ऊपर और हाफ नीचे, तो 60 60 के होंगे, तो 60 60 के होंगे। जैसे यहाँ पे 45 45 थे, तो यहाँ पे 60 60 हो गई, ये वाले और ये φ1 φ2 की वैल्यू sin 60 प्लस sin 60 डिग्री। तो सेम ये फॉर्मूला लगाया, φ1 और φ2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगी 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी, B नॉट इक्वल टू 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कितनी है, साइड से सेंटर की डिस्टेंस a/2√3 होती है, ये याद रख लेना डाटा। वैसे तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें 10th में एक टेबल है मैथ में, वो भी थोड़ा में वो भी ध्यान होनी चाहिए, तब जाकर निकलती है। आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जगह जगह चैप्टर में आता रहता है और इस डाटा की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। तो sin 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, ये भी sin 60 √3/2, तो कितना हो जाएगा, √3/2 का डबल हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा √3/2 का, मतलब 2√3/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट,
ये 2√3 ऊपर जाएगा, तो 2 से 4 2 टाइम्स, तो नीचे 2 पाई, ऊपर 3√3 अपॉन 2 पाई ये, और ऊपर म्यू नॉट आई, तो ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट की। तो डायरेक्शन तो वही राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन में थंब, फिर ऊपर उंगलियों को चेक करो, उंगलियां किधर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड मतलब क्रॉस, इसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड कर लेंगे, और मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हम यूज कर ही रहे। तो इस तरीके से फिगर देकर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है।